अमित पिंकी और चांदनी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था कि तभी चांदनी की नजर सामने से चले आ रहे राजीव पर पड़ी, जिसके चेहरे पर चोटें लगी हुई थी और उसकी हथेली से भी खून बह रहा था। चांदनी उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसकी हथेली पकड़कर बोली, राजीव ये क्या हुआ आपको? ये चोटें कैसे लगी? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, राजीव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। अमित और पिंकी भी उसके पास आ गए, पर तभी चांदनी ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए बोली, आप चलिए, डॉक्टर को दिखाते हैं। राजीव ने तुरंत अपनी बांह छुड़ाए और बोला, पागल हो गई हो क्या? इतनी सी चोट पर डॉक्टर के पास कौन जाता है? पर राजीव, तुम्हें सच में चोटें लगी है, डॉक्टर को दिखा देते हैं, देखो हाथ से कितना खून बह रहा है। पास खड़ा अमित बोला। राजीव ने अपनी हथेली देखी और फिर अपनी पॉकेट से रुमाल निकालते हुए बोला, इतनी छोटी सी चोट पर डॉक्टर को दिखाना पसंद नहीं है मुझे। वैसे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? मैं इन दोनों को घर छोड़ने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में ज्यादा लोग अलाउ नहीं है, माँ पापा और प्रीतो आंटी रुक रहे हैं, मैं इन दोनों को घर छोड़कर वापस आता हूँ, अमित ने जवाब दिया। तो राजीव अपने हाथ पर रुमाल बांधने लगा। तभी चांदनी ने उसके हाथ से रुमाल लिया और उसके हथेली पर बांधने लगी। राजीव ने पहले उसे देखा और फिर अमित से पूछा, और अनु आंटी? कृषि और उसकी दादी आए हुए हैं तो वो भी रुक गई है। तभी चांदनी उसके हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोली। राजीव ने अमित की ओर देखा, इन्हें मैं घर छोड़कर आता हूँ अमित, फिर हम दोनों रात में यहीं रुकते हैं, अंकल को हमारी जरूरत पड़ सकती है। अमित ने परेशान होकर अपना सिर हिला दिया। तो राजीव फिर से बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से गाड़ी लेने चला गया। अमित ने पिंकी की ओर देखा तो वो अभी भी बहुत परेशान थी। वो उसके पास आकर बोला, पिंकी इस तरह परेशान होने और रोने से ये बुरा वक्त और लंबा हो जाएगा, कान्हाजी पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, अंकल को कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द उन्हें सही सलामत यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले जाएंगे। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अमित से लिपट कर रोने लगी। उसे रोते देख चांदनी को भी रोना आ गया, उसने भी उन दोनों को पकड़ लिया। तभी राजीव अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गया। अमित ने बहुत प्यार से पिंकी के सिर पर हाथ रखा और बोला, घर जा, मैं हूं यहाँ, अंकल को कुछ नहीं होगा। पिंकी ने रोते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और राजीव की गाड़ी में बैठ गई। अमित ने चांदनी को पिंकी का ख्याल रखने का इशारा किया तो वो भी सिर हिलाकर गाड़ी में बैठी। राजीव गाड़ी स्टार्ट करते ही बोला, मैं इन्हें छोड़कर जल्दी आता हूँ। अमित ने सिर हिलाया तो राजीव ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और ड्राइव करते हुए चांदनी की ओर देखने लगा, जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो चांदनी से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी चांदनी के फोन की बेल बज उठी। समय की कॉल देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की, पर फिर बिना कुछ कहे ही रोने लगी। उसे रोते देख राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसके रोने की आवाज सुनकर दूसरी ओर से समय तुरंत बोला, चांदनी यार अब रो क्यों रही है? मुझे पता है कि वो वीडियो तूने नहीं डाला होगा, जरूर ये किसी और का काम है, पर तू टेंशन मत ले, मैं नेक्स्ट वीक वापस आ रहा हूँ। फिर हम दोनों मिलकर उस इंसान को सबक सिखाएंगे जिसने ये बेहुदा हरकत की है। प्लीज समय जल्दी वापस आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। अगर तू यहाँ होता तो ये सब कभी नहीं होता। उस फेक वीडियो की वजह से राजेंद्र अंकल की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है समय और उनकी हालत ठीक नहीं है, परसों सुबह उनकी सर्जरी होनी है। क्या अंकल हॉस्पिटल में है? पिंकी कैसी है, वो तो ठीक है ना? समय ने पूछा। तो चांदनी सिर हिलाकर बोली, हाँ वो ठीक है। चांदनी वो तेरे साथ ही है ना, मेरी बात करवा उससे। समय के इतना कहते ही चांदनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और फोन पिंकी की ओर बढ़ाकर बोली, समय बात कर उससे। पिंकी ने उसके हाथ से फोन लिया और वो रोने लगी। समय परेशान होकर बोला, कुछ नहीं होगा पिंकी, सब ठीक हो जाएगा, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ, फिर हम सारे दोस्त मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे और फिर एक लॉन्ग ट्रिप पर चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे वहाँ, चलेगी ना हमारे साथ? पिंकी हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ। उसे समय से बातें करते देख चांदनी कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानी भूल गई, पर तभी उसकी नज़र राजीव पर पड़ी, जो ड्राइव करते हुए उसे ही देख रहा था। उसके देखते ही राजीव मुस्कुरा दिया। चांदनी ने भी मुस्कुराने की कोशिश की और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन बोली, सिर्फ चंद घंटों में इतना कुछ हो गया है, आगे ना जाने क्या होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपनों में मैं जो कुछ भी देख रही थी उसे सच करने के लिए एक बड़ी सी स्क्रीन रेडी की जा रही है।
ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से पिंकी से ज्यादा मेरी लाइफ इफेक्ट होने वाली है। ना चाहते हुए मुझे इनसे प्यार हो गया है। मतलब ये तो तय है कि मेरा देखा हर एक सपना अब सच होने वाला है। जो भी हो कान्हा जी, बस आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पिंकी और मेरे भाई की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बस फिलहाल के लिए मेरी इतनी तो सुन लीजिए। दूसरी ओर बलराज डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और धीरज के साथ अमित और कृषि भी वहीं मौजूद थे। डॉक्टर बलराज से बोले, यू डोंट वरी बलराज साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि राजेंद्र साहब जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों ही वैसे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। अगर दवाइयों का असर ठीक से नहीं होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। कल सुबह टेस्ट होने हैं उनके, उसके पहले उनका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल करनी होगी हमें। वैसे सर्जरी के लिए जिन डॉक्टर्स को आप यहाँ बुलवा रहे हैं वो बेस्ट सर्जन हैं। आई एम श्योर कि राजेंद्र साहब की सर्जरी 100% सक्सेसफुल होगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, बलराज उनसे हाथ मिलाकर बोले। तभी धीरज ने आगे आकर पूछा, सर्जरी का कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? अगर आप बता दे तो मैं पैसे जमा करवा देता हूँ। पापा, मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल के सारे बिल क्लियर कर दिए हैं, आप बिल की टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। आप दादाजी के साथ चलकर बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। उसके जाते ही धीरज मन ही मन बोले, अभी का बिल तो अमित ने क्लियर कर दिया, पर डॉक्टर के हिसाब से सर्जरी में कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च होगा। उसका इंतजाम कहाँ से होगा? अमित ने कह तो दिया है कि वो सब संभाल लेगा, पर मुझे पता है कि उसके पास भी इतने रुपए नहीं होंगे। वो तो अपनी सारी सैलरी घर की किश्त भरने के लिए मुझे दे देता है। मुझे ही कुछ इंतजाम करना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं प्रीतो भाभी से भी तो बात नहीं कर सकता। दूसरी ओर घर पहुंचते ही चांदनी पिंकी को अपने रूम में लेकर आई और बोली, पिंकी तू आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। पिंकी कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख चांदनी उसे संभालते हुए बोली, कितना रोएगी पिंकी, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा तो हौसला रख, अगर प्रीतो आंटी तुझे ऐसे देखेगी तो वो भी टूट जाएंगी। इसलिए प्लीज अपने लिए ना सही, उनके लिए खुद को संभाल। मैं कॉफी लेकर आती हूँ, तब तक नहा ले, अच्छा लगेगा तुझे। चांदनी उठकर किचन में जाने लगी, पर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आई, राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले आया। रूम में आते ही चांदनी ने उससे अपनी कलाई छुड़ाई और बोली, अगर आपको फिर से मुझसे वही सवाल करना है राजीव, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए आप अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर राजीव उसे अपने करीब लाकर बोला, मुझे अब तुमसे ये सवाल करने की जरूरत नहीं है चांदनी, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब तो बहुत पहले मिल चुका है। चांदनी उसे एकटक देखने लगी। राजीव उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे इन आंखों में अपने लिए प्यार बहुत पहले नजर आ गया था चांदनी। उस रोज जब उस गुंडे ने मुझ पर वार किया, और अभी थोड़ी देर पहले जब हॉस्पिटल के बाहर तुम दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ, पर अगर तुम नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। सच तो मैं जानता ही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दी। चांदनी फिर से उसे एकटक देखने लगी तो राजीव उसे अपने और करीब लाया और बोला, तुम्हारे इकरार नहीं करने से भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा चांदनी। चांदनी ने खुद को संभाला और राजीव से दूर होकर बोली, चोट लगी है आपको? फर्स्ट एड बॉक्स और आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दूसरी ओर कृषि राधा और बलराज के साथ अपने घर पहुंचा तो समीर उनके पास आकर बोला, अच्छा हुआ अंकल आप आ गए, मुझे आपसे युग को लेकर कुछ बात करनी है। युग को लेकर? क्या हुआ मामू, फिर कुछ किया क्या उसने? कृषि ने पूछा। समीर मुस्कुरा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं कुछ नहीं किया उसने, मैं बस ये कह रहा था कि क्यों ना हम उसे कुछ दिनों के लिए लंदन भेज दे। राजीव के साथ रहेगा तो उसके डर से अपने आप सुधर जाएगा। वैसे भी वो राजीव से बहुत डरता है। वो नहीं जाएगा समीर, हम कोशिश कर चुके हैं। पिछली बार हम उसे एयरपोर्ट तक खुद छोड़कर आए थे तो वो फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ही प्लेन से उतरकर भाग आया था, और जब ये बात विशाल को पता चली थी तो वो युग से बहुत नाराज हुआ था। और वैसे भी युग को लंदन भेजना इस समस्या का हल नहीं है। हमें कुछ भी करके विशाल और युग के बीच की दूरियां कम करनी होगी।
बलराज की बातें सुनकर पिंकी आगे आकर बोली, और ऐसा कभी नहीं होगा अंकल, क्योंकि विशाल भैया खुद को कभी नहीं बदलेंगे। उनका बेमतलब का गुस्सा ही तो सारे फसाद की जड़ है। उनके इस गुस्से ने उन्हें अपने ही बेटे से दूर कर दिया है। उन्हें अगर कोई फिर से पहले वाला विशाल बना सकता है तो वो राजीव भैया और चांदनी है। पर प्रॉब्लम यह है कि राजीव भैया चांदनी को इंडिया कभी नहीं आने देना चाहते। तभी सुमन बोल पड़ी, तो वो और क्या करे पिंकी, चांदनी यहाँ आएगी तो फिर से पागलों की तरह गली गली भटकते हुए अपने मरे हुए बेटे को तलाशती फिरेगी। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। उसे तो आज भी यही लगता है कि उसका बेटा जिंदा है और विशाल। वो ये माने बैठा है कि उसकी पत्नी और उसकी बहन के बच्चे की मौत का जिम्मेदार राजीव है। पर उसे कौन समझाए कि जो हुआ वो किस्मत का लिखा था, जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते थे। कृषि ये सब सुनकर परेशान हो गया और अपने कमरे में चला गया। बलराज भी आकर सोफे पर बैठ गए। राधा भी आकर उनके पास बैठी और बोली, मेरे पास इस परेशानी का एक बहुत अच्छा हल है। उनके इतना कहते ही सब लोग भी आकर सोफों पर बैठ गए। समीर ने राधा की ओर देखकर पूछा, कैसा हल आंटी? राधा ने बलराज की ओर देखा और फिर समीर की ओर देखकर बोली, एक ऐसा हल समीर जिससे हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएगी। राजीव को चांदनी को लेकर यहाँ आना ही पड़ेगा और विशाल से उसका सामना भी होकर रहेगा। एक बार दोनों का आमना सामना हो जाए तो थोड़ा लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को मार भी लेंगे, पर बरसों की सारी भड़ास एक साथ निकल जाएगी और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हल क्या है भाभी, ये तो बताए, सुमन के पास बैठी पूनम ने पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृषि की शादी। उनका जवाब सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राधा मुस्कुरा दी, मैंने कृषि के लिए एक लड़की पसंद कर ली है और वो लड़की उसे भी बहुत पसंद है। कृषि को कोई लड़की पसंद है और उसने मुझे ये बात नहीं बताई। तभी समीर बोला। बलराज मुस्कुरा दिए, वो इसलिए क्योंकि कृषि को वो लड़की पसंद जरूर है, पर कृषि ने अभी तक उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बताई है। ओह, तभी मैं सोचूं कि कृषि ने मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो तो मुझे हर बात बताता है। तभी सुमन बोली, पर राधा जी, अभी तो आपने चांदनी के परिवार वालों से बात भी नहीं की है, तो फिर ये शादी? चांदनी, बलराज और राधा को छोड़कर बाकी सबने हैरानी से पूछा। तो बलराज और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर राधा ने सबको चांदनी के बारे में डिटेल में बताना शुरू कर दिया। सब हैरान परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। तभी राधा ने अपने फोन से चांदनी की तस्वीर निकाली और समीर की ओर बढ़ाकर बोली, ये देख, ये चांदनी है। समीर ने उसकी तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया, आंटी ये तो बिल्कुल चांदनी की तरह लग रही है। हाँ, और इसका नाम भी चांदनी है। समीर, इस लड़की का नाम और चेहरा दोनों चांदनी की तरह है, इसलिए ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि इस लड़की का हमारी चांदनी की हम शक्ल होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यही वो लड़की है जो हमारे बिखरे परिवार को फिर से एक साथ ला सकती है। भले घर की लड़की है और हमारी चांदनी की तरह ही शोक चंचल है। मैंने उसे युग की बोलती बंद करते देखा है। अगर वो लड़की बहू बनकर इस घर में आ गई तो युग को भी सुधार देगी और अपने इकलौते बेटे की शादी की खबर राजीव को भी इंडिया ले आएगी। इसलिए समीर, मैं तुम सबसे इजाजत चाहती हूँ। तुम कृषि के मामा हो और मैं बिना तुम्हारी रजामंदी के चांदनी के घर रिश्ता लेकर नहीं जा सकती। बोलो बेटा, क्या फैसला है तुम्हारा? समीर मुस्कुराते हुए बोला, आंटी ये लड़की आपकी पसंद है तो मुझे तो क्या, यहाँ बैठे किसी शख्स को कोई एतराज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये लड़की हमारे कृषि को पसंद है, तो अगर वो इससे शादी करना चाहता है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें कल ही ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। उसके इतना कहते ही सबके चेहरे खिल गए। लेखिका कविता, अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।